चलते चलते में देखिए, जब सिटी हलचल का कैमरा पहुंचा हसनापुर और हसनापुर के चुनावी समीकरण और संभावनाओं पर सिटी हलचल का ये विशेष कार्यक्रम है चुनावी परिचर्चा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चुनावी परिचर्चा के जरिए अपने प्रत्याशी के बारे में जानिए और आपसे अपील है कि 10 फरवरी को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें और इस पर्व को मनाएं। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह डीएम के बालाजी के साथ सिटी हलचल भी आपसे अपील करता है कि मतदान के दिन का छुट्टी का दिन नहीं बल्कि मतदान कर अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का दिन है। चलिए देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा और संवाददाता मोहसिन खान के साथ हसनापुर से चुनावी परिचर्चा। चुनावी परिचर्चा में स्वागत है आपका। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वोट बहुत जरूरी है, आपको वोट देना बहुत जरूरी है। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम आपको अब हस्तिनापुर लेकर चल रहे हैं। हस्तिनापुर में पहली बार मंत्री पद मिला था इस 2017 से लेकर 2022 तक। पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 2017 से 2022 तक 4.5 साल निकलने के बाद दिनेश खटीक जो वहां के विधायक हैं उन्हें राज्य मंत्री पद से नवाजा गया था। पहला इंट्रोडक्शन। दूसरा इंट्रोडक्शन, जैसा कि मेरठ कैंट में अकेले अमित अग्रवाल ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें समय मिला था, ऐसे ही प्रत्याशी यहाँ पर 2 हैं। एक तो समय पूरा मिल रहा है दिनेश खटीक को अपनी योजनाओं के साथ, दूसरा योगेश वर्मा भी पहले कोरोना पीरियड के बाद सपा में पहुंचने के बाद लगातार बैटिंग कर रहे हैं। इसी पर चर्चा शुरू कर रहे हैं मोहसिन। क्योंकि सबसे पहले मैं उस इत्तेफाक की बात कर लेता हूं, इस महाभारत कालीन धरती की। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं 1956 में हस्तिनापुर सीट अस्तित्व में आई थी और उसके बाद से ये सीट रिजर्व है। और इसका ये इत्तेफाक रहा है कि जिस पार्टी के नेता का यहाँ की जनता ने राज तिलक कर दिया उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। अभी तक तो ऐसे ही होता आया है। हम बात करेंगे प्रत्याशियों की भी, लेकिन केके से मैं पहले इस इत्तेफाक पे इत्तेफाक कर लेता हूं। केके जी, ये इत्तेफाक आपके डबल इंजन का इत्तेफाक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक इत्तेफाक ये चल रहा है कि जो एक बार यूपी में सरकार बन गई उसकी कंटिन्यूटी में दूसरी सरकार नहीं बनती। एक इत्तेफाक ये होता है कि जो हस्तिनापुर से एक बार जीत जाता है दोबारा वो नहीं जीतता। अब ये दोनों इत्तेफाक आपस में टकरा रहे हैं। कौन सा इत्तेफाक बनकर रह जाता है, कौन सा इत्तेफाक हकीकत में बदलता है, ये तो 10 मार्च डिसाइड करेगा। लेकिन इन इत्तेफाकों के बीच में 4 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ये बताएंगे, 3 कैंडिडेट मैं बता रहा हूं। पहला कैंडिडेट है दिनेश खटीक, दूसरे कैंडिडेट हैं योगेश वर्मा और तीसरे कैंडिडेट है कांग्रेस की, जी हाँ उनका नाम आपको मालूम है, अर्चना गौतम। और चौथा कैंडिडेट बीएसपी का है मोहसिन। संजीव जाटा बहुजन समाज पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हस्तिनापुर में। और जैसा केके ने कहा कि 2 इत्तेफाक आपस में मिल रहे हैं। एक इत्तेफाक तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसका राज तिलक हो गया उसकी सरकार बन गई, लेकिन अगला इत्तेफाक तो यह आ गया है कि जो एक बार सरकार बना गया वो दोबारा सरकार नहीं बनती, लगातार सरकार नहीं बनती और लगातार वो विधायक भी नहीं जीत पाता जो एक बार जीत गया। खैर ये एक अलग इत्तेफाक का मसला है और जैसा केके ने हर परिचर्चा में जिक्र करते हैं, मैं भी उसी बात कह रहा हूँ। इस परिचर्चा का मकसद हमारा किसी राजनीतिक दल से ना तो कोई सरोकार है, ना ही हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इतना सरोकार जरूर है कि आप एक अच्छी सरकार के लिए, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए वोट जरूर करें, मतदान जरूर करें। वो आपके विचार हैं, आप किसी भी विचार से जा सकते हैं। प्रत्याशी पे आते हैं। के राज्य मंत्री दिनेश खटीक, लगातार तस्वीरें और वीडियो कुछ सामने भी आई कि उनका कई जगह विरोध भी हुआ। अब चूंकि योगेश वर्मा सपा और रालोद गठबंधन से वहां पर हैं और शुरुआत से ही वो तैयारी कर रहे थे, घर घर में उनकी अच्छी जानकारी है, अच्छी पहुंच है, अच्छी लोगों में उनकी उठ बैठ भी है और उसी तरह से दिनेश खटीक का भी रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कभी ना कभी लागू हो जाता और वो परेशानी का सबब बनने लगता है। तो क्या आपको वो परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है हस्तिनापुर सीट पर? मोहसिन, ये बड़ा विकट सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मतदाताओं के मन में इस बार क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। वो साइलेंट वोटर है। लेकिन आपने जो एक बात कही है दिनेश खटीक के लिए, मैं उससे पहले योगेश वर्मा पे आ जाऊं। योगेश वर्मा जब यहाँ पर गॉडविन होटल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आए थे तो वहां पर एक चाल चली गई थी। एक चाल क्या, एक स्ट्रेटजी चली गई थी योगेश वर्मा और अतुल प्रधान की तरफ से। उन्होंने गोपाल काली को ज्वाइन कराने की जरूरत की, कोशिश की और उसको वहां के जो सपा के उस समय के जिलाध्यक्ष थे अभी भी राजपाल सिंह ने उसका विरोध किया। तो कुछ देर के लिए वहां से गोपाल काली को हटा दिया गया। जैसे ही अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद गोपाल काली को बुलाया गया और उनको सपा ज्वाइन कराई गई। ये एक सीन है, ये एक सीन
बताता है कि सपा में कितनी उठापटक है। लेकिन योगेश तो लड़ाकों के लड़ाके हैं, लड़ना उन्हें जानते हैं। उन्होंने महापौर का चुनाव जिस तरीके से बढ़िया तरीके से लड़ा है, उसी की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर हस्तिनापुर में। लेकिन हस्तिनापुर का एक सवाल और योगेश के साथ बड़ी बात कहने जा रहा है। अगर योगेश यहाँ पर सारे दलित वोटों को अपने कैंप में लाने में सफल हो गए तो राह मुश्किल है। अगर दलित वोटों में सेंध लग गई तो योगेश की राह मुश्किल है। लेकिन एक बात यह है कि 2 अप्रैल 18 ही थी 2018 के बाद योगेश वर्मा ने दलितों के लिए जिस तरीके से काम किया है, वो काम उनका बिना पद पे रहते हुए उनके साथ खड़ा है। लेकिन दिनेश खटीक भी ऐसे ही कोई छोटी गोलियां नहीं खेले हुए हैं, वो भी कुशल राजनीतिज्ञ हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, आरएसएस की पसंद है। 2 पुल डिग्री कॉलेज ये वहां पर दे चुके हैं और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सपा पे और रालोद पर हमला बोलते रहते हैं। तो देखना यह है, ये जो क्लैश है, इस क्लैश में किसकी भारीपन है, किसकी तरफ ज्यादा वोट है। मोहसिन देखिए क्योंकि मुझे अभी तक जो नजर आ रहा है कि अगर हम ये जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से योगेश वर्मा हस्तिनापुर सीट पर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की तरफ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पीस पार्टी से योगेश वर्मा ने अपनी किस्मत को आजमाया था। 35,000 वोट लिए थे, 45,000 वोट लेकर 45,000 वोट लेकर योगेश वर्मा दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में एक अलग पार्टी से लड़ना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका वो पार्टी कहीं थी नहीं, वो कहीं पार्टी नहीं थी, केवल एक नाम था पीस पार्टी। तो 45,000 वोट मिलना 2017 में योगेश वर्मा को, ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनका पर्सनल वोट बैंक जरूर है। और उस पर्सनल वोट बैंक के साथ में अगर समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है तो दिनेश खटीक की राह मुश्किल भी हो सकती है। क्योंकि जो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश योगेश वर्मा कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 1,10,000 के आसपास मुस्लिम हस्तिनापुर में बताए जाते हैं। हालांकि जातिगत आंकड़े कहीं सटीक नहीं आते हैं, हर राजनीतिक दल का अपना जातिगत आंकड़ा होता है। लेकिन दिनेश खटीक के साथ जो पिछड़ा वोट बैंक है, या उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का जो युवा वोटर है, वो कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर उस झंडे को उठाए हुए हैं। और इन सब के बीच में देखना यह दिलचस्प होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं संजीव जाटव, वो किसका नुकसान करते हैं और कितना नुकसान कर पाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प देखना होगा। क्योंकि ऐसा चेहरा बहुजन समाज पार्टी ने हस्तिनापुर में उतारा है कि जिसकी जबान पर तो कहते हैं कि शायद हमने तो ये नाम सुना नहीं है कि संजीव जाटव को ऐसे उम्मीदवार बनाया गया। तो क्योंकि इन सब के बीच में देखना ये दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कितना वोट काट पाते हैं और किसका नुकसान कर पाते हैं। जी हाँ, ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना विधानसभा, ये बड़ी उबड़ खाबड़ सी है। एक तरफ खादर क्षेत्र है, एक तरफ आप किला परीक्षितगढ़ में आ जाए, आप एक हस्तिनापुर सीट पे आ जाए, फिर मवाना में आ जाए, तो ये बड़ी मिक्स्ड सी सीट है। और इस सीट पर जो मेहनत जिस तरीके से की जा रही है, वो मेहनत किसी भी निर्णय पर पहुंचने में सहायक नहीं है। क्योंकि अगर हम किला परीक्षितगढ़ पे जाएं तो वहां पर जाकर हमें कभी साइकिल चलती हुई नजर आती है, कभी फूल खिलता हुआ नजर आता है। खादर में पहुंच जाएं तो खादर में भी साइकिल और फूल में जबरदस्त टक्कर है। मवाना में फिर वहां के जो वोटर्स हैं, डिसाइडिंग वोटर्स हैं, वो दिनेश खटीक की तरफ और योगेश वर्मा की तरफ बटे हुए महसूस कर रहे हैं। वो अभी तक इस डिलेमा में हम कहां जाएं। और इनके बीच में सबसे बड़ा जो वोटर बैंक है गुर्जर, जिनके साथ अतुल भी हैं, अतुल इसी बात पे लेकर आए। ये जो गुर्जर वोट बैंक है, इस गुर्जर वोट बैंक की मानसिकता समझना बड़ा मुश्किल है। और गुर्जर वोट के ही समानांतर जाट वोटर जो हैं, उनके बारे में भी अभी आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, योगेश वर्मा उनको कितना लुभा पाते हैं, कितना अपनी नीतियों से दिनेश खटीक उनको अपनी तरफ खींच पाते हैं, सारा का सारा दारोमदार इस पर आकर अटक गया है। हाँ, भूलिएगा मत, बीच में नेशनल इंटरनेशनल स्टार और बॉलीवुड में धमक दे चुकी, दक्षिण की फिल्मों में धमक दे चुकी एक अदाकारा भी है। लेकिन वो अदाकारा किसके वोट काटेंगी, कितने वोट काटेंगी, ये बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा। फिलहाल तो हस्तिनापुर से आप एक ही बात ध्यान रखिए कि इत्तेफाक हकीकत में बदलता है या हकीकत अब की कुछ और होती है। इस चुनावी परिचर्चा में हस्तिनापुर से सिर्फ इतना ही। अगले विधानसभा क्षेत्र में अगले आंकड़ों के साथ, इस अपील के साथ कि वोट देना जरूरी है, हम फिर मिलते हैं इस वादे के साथ कि कोरोना की गाइडलाइंस हम भी पालन कर रहे हैं दोनों, और आप भी पालन करिएगा। वोट देने जरूर जाइएगा। धन्यवाद।